जय हिंद साथियों। आज हम लोग प्राचीन इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि आपके बिहार दरोगा की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आपकी जो मेंस की परीक्षा है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम जानते हैं कि प्राचीन इतिहास के जो प्रश्न होते हैं वो सीमित होते हैं और बार बार रिपीट करते हैं, इसीलिए ये और अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आइए हम लोग प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्नों की तरफ बढ़ने से पहले बस मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़िए। आपकी परीक्षा तक प्रश्नों की प्रैक्टिस के माध्यम से हम आपके साथ हैं और रहेंगे। तो आइए पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। ये 2019 में पूछा जा चुका है। तो इस प्रश्न के ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। इसको याद करने का तरीका क्या हो सकता है? तो इसको याद करने का तरीका यह हो सकता है कि यहाँ पे सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा। यदि आप इस ऑप्शंस में देखें तो सबसे बड़ा नाम यही है, मोहनजोदड़ो। या अगर ऑप्शन से बदल दिए जाएं तो हम ये तरीका बना सकते हैं कि सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे बड़ा है मोहन। मोहन अर्थात श्री कृष्ण। इस संसार में सबसे बड़े कौन है? तो कृष्ण अर्थात मोहन। तो ये तरीका है इसको याद करने का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ मिलता है। तो इसका ऑप्शंस है हड़प्पा, लोथल, धौलावीरा, कालीबंगा। तो लोथल इसका सही उत्तर हो जाएगा। लोथल। लोथल से हम लोगों को बंदरगाह मिलते हैं। बंदरगाह के लिए ही एक शब्द और यूज होता है जिसको कहते हैं गोदी। कि निम्नलिखित में से कौन एक गोदी शहर है कहेगा। गोदी शहर। गोदी जो डॉक यार्ड होता है, डॉक यार्ड, उसी का ये हिंदी रूपांतरण है। तो चाहे बंदरगाह कहे चाहे वो गोदी कहे, आपको लोथल पे जाना है, लोथल पे जाना है। और क्या प्रश्न बनते हैं? तो एक प्रश्न ये भी बनता है कि लोथल किस नदी के किनारे है। तो लोथल भोगवा नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे है। और एक प्रश्न तो हमने और देखा कि लोथल जो कि भोगवा नदी के तट पर है, वह भोगवा नदी किस नदी की एक सहायक नदी है। तो अब ये भी जानिए कि जो भोगवा है वो साबरमती नदी की एक सहायक नदी है। आइए दूसरे प्रश्न के बाद तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऋग्वेद में किस नदी का सबसे अधिक उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद में सबसे अधिक उल्लेख सिंधु नदी का मिलता है। इसको डायरेक्ट आप याद रखिए। और सबसे अधिक पवित्र किसे माना गया है? तो इसका उत्तर हो जाता है सरस्वती। सबसे अधिक पवित्र नदी के रूप में हम लोग सरस्वती नदी को जानते हैं। और कुछ कुछ शब्द हैं जैसे देवी तमा, माते तमा, नदी तमा। इन शब्दों का जो प्रयोग है वो सरस्वती नदी के संदर्भ में ही किया गया है। गंगा का उल्लेख मात्र एक बार मिलता है और यमुना का उल्लेख 3 बार मिलता है। क्योंकि ये जो ऋग्वैदिक काल का जीवन था वो सप्त सैंधव क्षेत्र में था, ना कि गंगा यमुना के क्षेत्रों में, इसलिए इसका उल्लेख कम मिलता है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा नंबर प्रश्न, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था इसका उत्तर हो जाएगा पशुपालन। जो आर्य थे उनका मुख्य व्यवसाय था पशुपालन, शिकार नहीं था। आर्य का मतलब होता है सभ्य, अर्थात वो सभ्य हो चुके थे। तो शिकार नहीं था, व्यापार नहीं था क्योंकि कृषि नहीं थी। व्यापार तभी होता है जब कृषि में अधिक के उत्पादन होता है, तो जब कृषि नहीं थी तो व्यापार भी नहीं होगा। तो इस प्रकार आप इस ऑप्शंस को समझ सकते हैं कि आखिर पशुपालन है और बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं है। और इस अगर भाव को आप समझ जाते हैं तो आप अपनी परीक्षा में बहुत अच्छा स्कोर कर पाते हैं। अब आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 5वां नंबर प्रश्न, गायत्री मंत्र किस वेद में है। गायत्री मंत्र जो है किस वेद में है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है ऋग्वेद। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का वर्णन है जिस
इसके रचयिता विश्वामित्र हैं। इसको आप याद रखिएगा। ये प्रश्न हमको लगता है कि इस बार आपके परीक्षा में जरूर पूछेगा कि गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है। तो विश्वामित्र गायत्री मंत्र के रचनाकार हैं। ऋग्वेद में ही इसका वर्णन मिलता है। ऋग्वेद के 3 मंडल में इसका वर्णन मिलता है। इस चीज को याद रखिएगा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध थे। अशोक इसके अनुयायी बने थे। चंद्रगुप्त जैन धर्म के अनुयायी थे। महावीर का संबंध भी जैन धर्म के से है। अगर ये पूछे कि महावीर का संबंध किस धर्म से है तो आप ला दीजिएगा कि महावीर का संबंध जैन धर्म से है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे प्रश्न में था, तो इसका उत्तर गौतम बुद्ध हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ वो लुम्बिनी में हुआ। गया में क्या हुआ? तो गया में उनको ज्ञान प्राप्ति हुई। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई? तो इसका उत्तर हो जाएगा गया। और ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है बिहार के सभी परीक्षाओं के लिए। किस नदी के तट पे हुई? तो निरंजना नदी, जिसका वर्तमान नाम फल्गु नदी है। सारनाथ में क्या हुआ? तो उन्होंने प्रथम उपदेश दिया, जिसको धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। और जो वर्तमान में अशोक चक्र है वह उसी धर्म चक्र परिवर्तन का प्रतीक है। तो सारनाथ में क्या दिए? तो इन्होंने अपना फर्स्ट उपदेश यानी प्रथम उपदेश दिया। इस चीज को याद रखिएगा। कुशीनगर में क्या हुआ था? तो कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो गई थी। इस चीज को याद रखिएगा, जिसको महापरिनिर्वाण कहते हैं। तो जितने भी प्रश्न इस क्वेश्चन से रिलेटेड बन सकते हैं वो मैंने बतला दिया। 2019 में इस प्रश्न को पूछा गया था आयोग के द्वारा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 8वां नंबर प्रश्न, बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई? तो ये हम बतला चुके हैं, बोध गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे? तो इसके ऑप्शंस हैं पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर, अजीतनाथ। तो इसके उत्तर हो जाएगा महावीर इसके 24वें तीर्थकार थे। और जो पार्श्वनाथ थे ये 23वें तीर्थकार थे। ऋषभदेव पहले तीर्थकार थे, ये 24वें तीर्थकार थे। और अजीतनाथ में भी 22वें तीर्थकार हुआ करते होंगे। इन लोगों का चिन्ह पूछा जाता है। ऋषभदेव का बैल था, या जिसको वृषभ जिसके लिए शब्द आता है ऋषभ। महावीर का आप चिन्ह याद कीजिए तो लायन मतलब सिंह था। आप पार्श्वनाथ का देखिए तो सर्प था, पार्श्व सर्प। जैसे प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे कि पार्श्वनाथ कौन से तीर्थकार थे? तो 23वें तीर्थकार थे। उनका चिन्ह क्या था? तो सर्प था। ऋषभदेव कौन से थे? तो ऋषभदेव पहले थे, उनका चिन्ह था बैल। महावीर कौन से थे? तो 24वें थे, जिनका चिन्ह था लायन। इस चीज को याद रखिएगा। अगला प्रश्न, महावीर का जन्म कहाँ हुआ? महावीर का जन्म पावापुरी में हुआ था। इस चीज को आप याद रखिए कि महावीर का जन्म पावापुरी में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? मौर्य साम्राज्य से बिहार की परीक्षाओं में एक प्रश्न फिक्स होता है कि अगर आप बिहार की परीक्षा दे रहे हैं तो मौर्य साम्राज्य से प्रश्न आएगा, क्योंकि ये 2 टॉपिक के अंदर आ जाता है, एक बिहार स्पेशल और एक इतिहास। तो मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना की है वो की है चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य किसके शिष्य थे? तो चाणक्य के शिष्य थे। आपको याद रखना है कि चाणक्य के शिष्य थे। इससे यही प्रश्न और बन सकता है। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12वां नंबर प्रश्न, कि चंद्रगुप्त मौर्य क्या गुरु कौन था? तो स्पष्टतः इसका उत्तर चाणक्य हो जाएंगे। अब और अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक जो हैं वो चाणक्य हैं। और अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है? तो लोग इसको अर्थशास्त्र विषय का पुस्तक मान लेते हैं, लेकिन नहीं, ये राजनीतिक
विज्ञान की पुस्तक है, ये राजनीति विज्ञान की पुस्तक है, राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक है। ठीक है, तो ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज यूनान का एक राजदूत था जिसे सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था और वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ये प्रश्न तो यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है। आप देखेंगे प्रश्न तो 2024 या 25 में कोई एक वर्ष ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, जो कि एक बहुत ही सरल प्रश्न है और बहुत लाभ हुआ होगा उन एस्पिरेंट्स को जो इस बार परीक्षा को दे रहे थे। अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? तो अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया। कब हुआ था? तो डेट आप जरूर याद रखिएगा, 261 ईसा पूर्व यानी बीसी हुआ था। इनके राज्य अभिषेक के 8 वर्ष बाद ये प्रश्न पूछा जाता है कि अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग युद्ध किया? तो 8 वर्ष बाद किया, क्योंकि 269 बीसी में मतलब 269 ईसा पूर्व में इनका राज्य अभिषेक हुआ था और 261 में कलिंग की लड़ाई हुई थी। अब अगला प्रश्न, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो अशोक के जितने भी शिलालेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं और अशोक के शिलालेख में अशोक का नाम प्रियदर्शी मिलता है। इस चीज को याद रखिए कि अशोक के शिलालेखों में उनका जो नाम है वो प्रियदर्शी मिलता है, प्रियदर्शी। तो किसे प्रियदर्शी कहा गया है ये भी पूछा जाता है, तो आप कहिएगा अशोक के शिलालेखों में उसका नाम क्या मिलता है? तो प्रियदर्शी। अशोक के जो शिलालेख है वो किस लिपि में है? तो ब्राह्मी लिपि में है। किस भाषा में है? तो मागधी प्राकृत भाषा में है। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो गुप्त वंश के जो संस्थापक थे वो कुमार गुप्त थे। गुप्त वंश के संस्थापक कुमार गुप्त थे। उनके जो पुत्र थे वो चंद्रगुप्त प्रथम थे, उनके पुत्र समुद्रगुप्त थे और समुद्रगुप्त के पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय थे। अगला प्रश्न, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन जो है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त को कहा जाता है जो कि गुप्त साम्राज्य के एक महत्वपूर्ण शासक थे। इन्होंने 12 आर्यभट्ट और 9 दक्षिणावर्त राज्यों पर कब्जा किया था। मतलब इन्होंने क्षेत्र विस्तार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसीलिए इनका जो तुलना है वो नेपोलियन से किया जाता है, जो कि विश्व के इतिहास में साम्राज्य विस्तार के लिए जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर आइए, आर्यभट्ट का किस काल में हुए? तो आर्यभट्ट जो थे वो गुप्त काल में हुए। ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है बिहार की परीक्षाओं के लिए, क्योंकि आर्यभट्ट का जो जन्म हुआ है मसौढ़ी बिहार में हुआ है, जो कि पटना के पास है, और इनका जो संबंध है वो गुप्त काल से है। आर्यभट्ट का संबंध और किस चीज से है? तो एस्ट्रोनॉमी से है, खगोल शास्त्र से थे। उन्होंने शून्य के बारे में बतलाया है। इस चीजों के बारे में जानकारी आपको होगी और ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है आपके मेंस की परीक्षा के लिए मेरी दृष्टि से। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि अगला प्रश्न है 20वां नंबर प्रश्न, कालिदास किस राजा के दरबार में थे? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक या बिंदुसार? तो अशोक बिंदुसार का संबंध है मौर्य से, ये खत्म। अब समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे, जिनकी उपाधि थी विक्रमादित्य। तो कई बार ऑप्शन में विक्रमादित्य दे देता है चंद्रगुप्त द्वितीय के बदले, तो आप इस पे भी फोकस कीजिएगा कि क्या ऑप्शन दे दिया जा सकता है, क्योंकि आपको अच्छा स्कोर करना है और ये स्कोरिंग पार्ट होता है हिस्ट्री का। लिमिटेड क्वेश्चंस आते हैं और सारे क्वेश्चन स्कोरिंग होते हैं। इस क्लास से आपके एग्जाम में आपको 4 से 5 नंबर देखने को मिलेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध हुआ? तो गुप्त काल में हुआ। इसके जो संस्थापक थे क्योंकि कुमार गुप्त थे, एक बहुत ही प्रसिद्ध था। फिर उसके बाद बख्तियार खिलजी के द्वारा इसको नष्ट कर दिया गया था।
आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फाइहान भारत कब आया? तो फाइहान जो है भारत में गुप्त काल के दौरान आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, गुप्त काल के दौरान आया था। आप देखिए कि सबको याद होता है कि फाइहान चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था, लेकिन जो 2017 में है प्रश्न को कैसे घुमाया कि किस काल में आया कर दिया गया। आप ये बताइए, गुप्त काल में आया। फाइहान की जो पुस्तक है उसका नाम है सीयूकी। इस सभी जो हम एक्स्ट्रा बतला रहे हैं सब आपको याद होने चाहिए, क्योंकि प्रश्न इसी से छपेगा आपके मेंस की परीक्षा में। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो हर्षवर्धन की जो राजधानी थी वो कन्नौज थी। हर्षवर्धन किस वंश से तो ये लोग नहीं बताते हैं। पुष्यभूति वंश से थे या वर्धन वंश, लेकिन वर्धन ऑप्शन में नहीं रहता है क्योंकि लोग आसानी से देख पहचान पाएंगे। तो पुष्यभूति वंश पहले थानेश्वर राजधानी थी, फिर बाद में कन्नौज बनी थी, ये भी याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। हुएनसांग किस देश से आया था? तो हुएनसांग चीन से आया था। हर्ष से हुएनसांग और ये हर्षवर्धन के दरबार में ही आया था। किसके वर्ध तो हर्षवर्धन के ही दरबार में आया था। तरीका क्या है? तो हर्ष से हर्षवर्धन, हर्ष से हुएनसांग। अगले प्रश्न की ओर आइए। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई? बौद्ध संगति से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मैं एक ट्रिक बतलाता हूँ आपको बौद्ध संगति के। तो इसका एक ट्रिक होता है जो कि मेरे द्वारा ही बनाया गया है कि राज नाम का एक लड़का है और एक लड़की है जिसका नाम है वैशाली। वैशाली होता है अक्सर लड़कियों का नाम, आप देखो तो। राज और वैशाली पटना से कश्मीर गए। पटना से कश्मीर गए। इस लाइन से आपको चारों बौद्ध संगतियां याद हो जाती हैं और एक नंबर आप फिक्स मानो कि आएगा ही आएगा। जैसे देखिए राज से आपको पहला याद कर लेना है राजगीर। राज से आपको याद कर लेना है पहला राजगीर। वैशाली से आपको दूसरा याद कर लेना है वैशाली। पटना से आपको याद कर लेना है तीसरा पटना ही। और कश्मीर से आपको याद कर लेना है चौथा कश्मीर। इस लाइन को याद रखिएगा कि राज है और वैशाली है, दोनों पटना से कश्मीर गए घूमने। पटना से कश्मीर घूमने गए हैं और आपको चारों बौद्ध संगति याद करवा के गए हैं। ये चीज़ों को आप जरूर से जरूर याद रखिएगा। आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई? प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई? देखिए पूछा हुआ है 17 में। इसका उत्तर तो आपको पता है कि राज और वैशाली गए थे, तो पहले राज। अगला प्रश्न, द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुई? आपको एक मैं चीज दिखलाना चाहता हूँ कि ये देखिए 17 में पूछा प्रथम, अब 18 में पूछा है द्वितीय, मतलब हर वर्ष एक फिक्स होता है। तो द्वितीय किसके साथ गया था? राज, तो वैशाली के साथ गया था। तो राज और वैशाली पटना से कश्मीर गए। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़िए। 27वां प्रश्न, तृतीय कहाँ हुआ था? तो कहाँ से कहाँ गए थे? तो पटना से कश्मीर गए थे। तो जो तीसरा हो जाएगा वो पटना नहीं पाटलिपुत्र ऑप्शन में है, तो आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न, चतुर्थ कहाँ हुई? तो कहाँ गए थे भाई? तो कश्मीर गए थे। चौथा में भी कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अजंता की गुफाओं का संबंध किससे है? तो अजंता की गुफाओं का संबंध मैं बतला दूं तो बौद्ध धर्म से है। अजंता में कितनी गुफाएं हैं? तो इसमें 29 गुफाएं हैं, और जो में भी 16वां गुफा है उसमें बोधिसत्व पद्म पानी की चर्चा मिलती है। ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है कि बोधिसत्व पद्म पानी का वर्णन किस गुफा में मिलता है? तो अजंता की गुफा में मिलता है। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए, जो कि हमारा अंतिम प्रश्न है कि भारत का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो भारत का स्वर्ण युग हम लोग गुप्त काल को कहते हैं। गुप्त काल को कहते हैं। सबसे ज्यादा स्वर्ण सिक्का कब हुआ? तो गुप्त काल में ही चला, सबसे ज्यादा सिक्काओं का प्रचलन हुआ।
तो इसीलिए गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहते हैं। और भी कारण है, सांस्कृतिक रूप से संपन्नता आना, ये भी एक कारण था। तो इस प्रकार हमने 30 प्रश्नों को देखे, और मुश्किल से यदि हम देखें तो जो प्राचीन इतिहास है उसका वेटेज जो है आपकी परीक्षाओं में कि 3 से 5 क्वेश्चन से कम फिक्स होते हैं कि प्राचीन इतिहास से आएंगे, और जो भी आएंगे इसी क्लास से आएंगे, या तो डायरेक्ट आए या जो मैंने एक्सप्लेनेशंस में बताया है, डिस्कशन में बताया है, उसी से आएंगे। आप निश्चिंत रहिए, इस वीडियो को ही बार बार देखिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर विषयों के प्रश्नों को आप इसी प्रकार देख सकें और अपनी नंबर को कंफर्म कर सकें। आप अगर मेंस का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो स्वाभाविक रूप से आपके पास ज्ञान जरूर है, आपने पीटी की परीक्षा को पास किया होगा, लेकिन हाँ, प्रैक्टिस जरूरी है। हमारा जो प्रिंसिपल है जिस पे हम काम करते हैं, मैं आपको दिखला दूं कि हमारा प्रिंसिपल है लर्न, प्रैक्टिस एंड रैंक। पहले आपको सीखना होता है, जिस अवस्थिति को आपने पार कर लिया है, आप सीख चुके हैं, तभी आपने पीटी की परीक्षा को पास किया है। दूसरा प्रैक्टिस, तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है मेरे हिसाब से प्रैक्टिस, जो कि हम आपको करवा रहे हैं, और ये दोनों का मिश्रण से आप रैंक लाओगे और आप बिहार में एसआई बनने के सपने को पूरा करोगे। तो धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए।